तो आज हम लोग अपना मेटल्स का काम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। देखो, हमने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में ये देखा था कि हमारे पास अब सारे मेटल्स तो नहीं, प्रोडिक्ट टेबल में कुछ मेटल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको हमने एक रिएक्टिविटी ऑर्डर में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, उसमें से हमारे पास पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिसको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और मेटल्स का भी नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो वो ऑर्डर मैंने आप लोगों को याद करा दिया था। आई होप वो किसी ना किसी फॉर्म में आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेटल जो है वो किस किस चीज के साथ रिएक्ट करते हैं, हमें वो देखना है। मेटल जो है वो हमारे वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, मेटल्स हमारे एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और मेटल्स हमारे दूसरे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक देखेंगे जिसमें हम किसी पर्टिकुलर सॉल्ट में, एक्वस सॉल्ट में किसी मेटल को डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा। इसमें से एक रिएक्शन हम मेटल्स का बहुत डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं, वो कौन सा है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। लेकिन अभी हमने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर देखना है, वहां से काम स्टार्ट करेंगे। तो पहले जरा हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को रिकॉल करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, दिस एज पर दिस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हमारे पास, अच्छा, इसी रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल्स है ना, इन्हीं सबका हम बार बार रिएक्शन देखेंगे। तो जो हमारा पहला मेटल था वो था पोटेशियम, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ठीक है, तो पहले हम मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे विद वाटर। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद कोल्ड वाटर एंड स्टीम। सही है। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स के यूजेस अभी हमने छोड़ दिए थे, वो इसलिए छोड़े थे क्योंकि हम ना अब आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में हम लोग ना ट्रांजिशन मेटल का यूज देख रहे होंगे एज अ कैटलिस्ट। तो वो हमें अलग से ना इंडिविजुअली याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जैसे जैसे वो रिएक्शंस आते जाएंगे वो हम पढ़ते जाएंगे, तो अलग से बैठ के ना याद करने की जरूरत नहीं है हमें उसको। इसलिए वो अभी छुड़वा दिए हैं, क्योंकि अभी याद अब बाद में ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो जाना है वो। अच्छा, एक बात याद रखना, केमिस्ट्री में जब भी हम बात करते हैं ना कोल्ड वाटर की, तो कोल्ड वाटर बेसिकली होता है वाटर एट रूम टेम्परेचर। कोल्ड वाटर का मतलब आइस वाटर नहीं होता, कोल्ड वाटर मींस वाटर एट रूम टेम्परेचर। केमिस्ट्री में कोल्ड वाटर मींस वाटर एट रूम टेम्परेचर। सादा पानी जो होता है ना हमारे पास, उसको हम कोल्ड वाटर कहते हैं। और स्टीम क्या है? वाटर को हमने इतना हीट करा है कि वो गैसियस फेस में आ गया अपनी, मतलब बॉयल हो गया। अब देखो, जब हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं तो इसमें जो पोटेशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। एज वी गो डाउन द सीरीज, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो होती है वो डिक्रीज होती है। अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज होने से मकसद ये है कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो मुश्किल से रिएक्ट करेंगे, और जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो बहुत इजीली रिएक्ट कर जाएंगे, और उनका रिएक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम मेटल को जब हम वाटर में ऐड करते हैं, कोल्ड वाटर में, तो पोटेशियम मेटल जो है ना वो कोल्ड वाटर के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है। एक्सप्लोसिव रिएक्शन का क्या मतलब है कि ये इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि ऐसा लगता है कि पानी के ऊपर ना बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अगर आप प्योर पोटेशियम मेटल पानी के ऊपर डालोगे तो वो इतना फास्ट रिएक्शन करेगा कि पोटेशियम मेटल के अंदर ना फायर हो जाती है, आग लग जाती है। ठीक है, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा हमारे पास? जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक अल्कली है, और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम एंड 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर।
देखो जब नॉर्मल वाटर की बात होती है तो वाटर रूम टेम्परेचर पे ही होता है। जब केमिस्ट्री में कोल्ड वाटर कहते हैं तो कोल्ड वाटर का मतलब होता है वाटर एट रूम टेम्परेचर। कोल्ड वाटर का मतलब भी यही होता है। और अगर रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा वाटर का तो फिर उसको आइस्ड वाटर कहेंगे। ठीक है। सोडियम मेटल भी जो है ना वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। मतलब सोडियम मेटल को अगर मैं वाटर पे डालूंगा तो वो ऐसा लगेगा कि एक्सप्लोजन हो गया है। ठीक है। और प्रोडक्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कली है और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसकी मैं आप लोगों को एक वीडियो भी सेंड करूंगा। यूजुअली वो टिकटॉकर्स नहीं होते जो वीडियो बनाने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। तो जब वो पानी पे डालते हैं ना तो लिटरली बॉम्ब ब्लास्ट ऐसा लगता है कि ब्लास्ट हुआ है पानी पे। अगर अगर प्लास्टिक के कंटेनर है आपके पास तो अक्सर वो कंटेनर भी जो है ना वो एक्सप्लोड कर जाता है। तो पोटेशियम मेटल, सोडियम मेटल और कैल्शियम मेटल, ये लोग तो ये तीन मेटल जो हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं इसलिए ये कोल्ड वाटर के साथ इजिली रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है। तो दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये आपको याद रखनी है बात। अच्छा, अब जो कैल्शियम मेटल है वो भी रिएक्ट कर जाता है लेकिन कैल्शियम मेटल क्योंकि लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम तो वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट नहीं करता। रिएक्शन जरूर करता है, फास्ट रिएक्शन करता है, लेकिन वो रिएक्शन की इंटेंसिटी अब कम हो जाती है क्योंकि पोटेशियम इज अ लेस रिएक्टिव मेटल। प्रोडक्ट में ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो पोटेशियम कैल्शियम वाले मेटल को हम कहते हैं कि ये रीडली रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स रीडली। रीडली मींस फास्ट रिएक्शन है बट एक्सप्लोसिव नहीं है। लेकिन जो पोटेशियम और सोडियम मेटल का रिएक्शन है उसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव रिएक्शन। रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विद वाटर। सही है। सियाला बेटा डिस्टिल वाटर तो प्योर वाटर है ना, अब उसका टेम्परेचर आप कुछ भी रख लो। सही है। डिस्टिल वाटर मींस प्योर वाटर H2O। हसन, अल्कली जब मेटल वाटर देखो अगर रिकॉल करो जब हमने मेटल्स की शुरू शुरू की क्लासेस कही थी तो हमने कहा था कि जो ग्रुप वन के मेटल्स हैं उनको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। उनको अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ग्रुप वन के मेटल्स को आप वाटर में ऐड कराते हो तो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो अल्कली बनाते हैं। ठीक है। अल्कली आप जानते हो क्या होता है? मेटल हाइड्रोक्साइड होता है। कुछ ग्रुप टू के मेटल्स भी अल्कली बनाते हैं, लाइक कैल्शियम वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम को जब हम वाटर में डालते हैं ना, अब जो मैग्नीशियम है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जितना कैल्शियम रिएक्टिव है। तो क्या मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ इसका रिएक्शन जो होगा ना वो बहुत स्लो होगा। इसलिए इस रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करवाने के लिए हम वाटर को इन द फॉर्म ऑफ स्टीम ले लेते हैं। मतलब वाटर को हीट करके गैस बना देते हैं, जिसकी वजह से मैग्नीशियम मेटल जो है ना वो इजिली रिएक्ट कर जाता है स्टीम के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो हमने गैस फॉर्म में लिया हुआ है ना, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो डिजोल्व तो हो नहीं सकता। और दूसरी बात, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड है, वो पानी में डिजोल्व नहीं होती है। याद है, ओनली ग्रुप वन मेटल ऑक्साइड द वाटर सॉल्युबल। लेकिन फिर भी जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना वो थोड़ा बहुत पानी में डिजोल्व होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसलिए कैल्शियम का वाटर के साथ जो रिएक्शन है उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। लेकिन कैल्शियम ऑनवर्ड जितने भी मेटल्स है ना उनका हम स्टीम के साथ जो रिएक्शन करवाएंगे उनमें उनकी मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो मैग्नीशियम को हमें अगर रिएक्ट करवाना है किसी पानी के साथ तो पानी को इन द फॉर्म ऑफ स्टीम लेना पड़ेगा। इनफैक्ट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड तक जितने भी मेटल्स हैं उनको हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करवाते, उनको हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं। क्या ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो सकते हैं? यस, हो तो सकते हैं, लेकिन द रिएक्शन वुड बी वेरी 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 स्लो रिएक्शन होगा, लेकिन हो सकते हैं रिएक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं होगा। मैग्नीशियम मेटल को पानी में डालो वो रिएक्ट होगा। शायद एक दिन लग जाए पूरा उसको रिएक्ट होने में, लेकिन वो रिएक्ट जरूर होगा। स्लो रिएक्शन होगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि रिएक्शन अभी मेरे सामने ही हो जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर को हीट करके स्टीम बना के रिएक्ट करवाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो लेस एक्टिव मेटल है।
ठीक है। नहीं ईमान, अगर आप डिस्टिल वाटर यूज करो और या टैप वाटर यूज करो या मिनरलाइज वाटर यूज करो, तो जो मैग्नीशियम मेटल है ना वो एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो सॉल्ट्स के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह एल्यूमिनियम मेटल की बात जरा हम करते हैं। पहले हम जिंक की बात कर लेते हैं। क्या जिंक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होगा? यस, हो तो जाएगा, लेकिन वो रिएक्शन बहुत स्लो होगा। लेकिन अगर मुझे उस रिएक्शन को फास्ट करवाना है तो मैं वाटर को इन द फॉर्म ऑफ स्टीम ले लूंगा। तो क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसी तरह व्हाट अबाउट आयरन मेटल? क्या आयरन मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो तो जाएगा, लेकिन उस रिएक्शन को अगर मुझे फास्ट करवाना है तो मैं उसको वाटर को इन द फॉर्म ऑफ स्टीम ले लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आयरन जो है ना वो अब इतना लेस रिएक्टिव मेटल है, मतलब एज कम्पेयर टू पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, और फिर अब आयरन की रिएक्टिविटी आ रही है। तो आयरन जो है ना वो बहुत स्लो रिएक्शन करता है इवन विद स्टीम। और अगर मुझे स्टीम के साथ भी अब रिएक्शन फास्ट करवाना है, वाटर का तो मैं और कुछ कर नहीं सकता ना, मैंने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर ये रिएक्शन मुझे और फास्ट करवाना है तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं इंडस्ट्री में, ये रिएक्शन क्योंकि हमें करवाना पड़ जाता है अक्सर, तो हम आयरन को जो है ना वो हीट कर लेते हैं। और आयरन को हीट करके रेड हॉट कर लेते हैं आयरन को, मतलब आयरन को गर्म करो फ्लेम के ऊपर, वो रेड हॉट हो जाएगा। फिर रेड हॉट आयरन को हम स्टीम के साथ जब टच करवाते हैं तो वो जल्दी रिएक्शन हो जाता है। इसी तरह व्हाट अबाउट लेड? क्या लेड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? यस, लेड भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन वाटर को इन द फॉर्म ऑफ स्टीम लेना पड़ेगा। लिक्विड वाटर के साथ लेड रिएक्ट कर जाएगा, बट दैट रिएक्शन वुड बी वेरी वेरी स्लो। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट या स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, हम वाटर को इन द फॉर्म ऑफ स्टीम लेंगे ताकि वो रिएक्शन जल्दी हो जाए। तो उससे बनेगा हमारे पास लेड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है। एल्यूमिनियम का मैंने अभी खुद रोका हुआ है, मैं बताता हूँ एल्यूमिनियम का क्या चक्कर है। मुसद्दिक बेटा, लेड भी जो है वो रिएक्ट करेगा ना स्टीम के साथ, तो लेड ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन जो है वो इस खुद जो है वो मेटल तो नहीं है ना। हाइड्रोजन की हमारी हाइड्रोजन के बारे में बात हुई थी कि हाइड्रोजन अगर मेटल नहीं है तो उसको हमने रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों रखा हुआ है? हमने हाइड्रोजन को रिएक्टिविटी सीरीज में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बाकी मेटल्स की रिएक्टिविटी हमने हाइड्रोजन से कंपेयर करके मेजर की हुई है। तो हाइड्रोजन का क्या वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे? नहीं भाई, हाइड्रोजन का हाइड्रो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन को थोड़ी हटा सकता है। अगर मैं पोटेशियम को वाटर में डाल रहा हूँ तो पोटेशियम ने हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे लगाया। मैग्नीशियम ने वाटर में से हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे लगाया। हाइड्रोजन का वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं देखेंगे। व्हाट अबाउट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम? अब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम जो होते हैं वो इतने लीस्ट एक्टिव मेटल होते हैं कि अगर मैं इनको स्टीम के साथ भी रिएक्ट करवाऊं ना, और स्टीम के साथ क्या, मैं कॉपर को भी अगर हीट करके स्टीम के साथ रिएक्ट करवाऊं तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं होते। और इनके रिएक्ट ना होने की वजह क्या है? कि ये लेस रिएक्टिव मेटल है और ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। देखो, आपको इनके बारे में ये याद होना चाहिए कि these metals, copper, silver, gold and platinum, they do not react with water। मतलब वाटर चाहे कोल्ड वाटर हो चाहे स्टीम हो, ये रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम H2O as they are less reactive than हाइड्रोजन। देखो, वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं ना वाटर के साथ, इन सब रिएक्शंस को अभी हम आगे पढ़ेंगे, इन सब रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जैसे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक चीज हटेगी और दूसरी चीज लग जाएगी। तो अगर मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है ना, तो मैग्नीशियम एटम हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ले रहे हैं। देखो, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको हटा दिया और मैग्नीशियम खुद लग गया ऑक्सीजन के साथ। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ये हमने एसिड बेसिस में भी थोड़ा बहुत देखा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो था वो टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। इसी तरह जिंक जो है, अगेन इट इज अ मोर रिएक्टिव मेटल, वो हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह पे लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ। आयरन भी जो है वो वाटर में से हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह पे लग जाएगा। लेड भी जो है वो हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह पे लग जाएगा। लेकिन कॉपर जो है ना, अगर मैं कॉपर और वाटर का रिएक्शन कराऊं, तो कॉपर क्योंकि लेस रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन, तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कॉपर बीइंग अ लेस reactive metal, it cannot displace hydrogen from water। इसलिए इन मेटल्स का रिएक्शन नहीं होता वाटर के साथ, वाटर को चाहे आप स्टीम की फॉर्म में भी क्यों ना ले लो। जब तो यही तो बात है कि ये मेटल्स इतने कॉस्टली भी हैं। ये कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम, स्पेशली सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम। प्लेटिनियम क्या होता है? व्हाइट गोल्ड होता है, सबसे महंगा तो प्लेटिनियम होता है। ठीक है, और ये क्यों कॉस्टली है? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं होते। देखो, अगर मैं आयरन को वाटर में डाल के रख दूं तो क्या होगा? आयरन स्लो रिएक्शन है, लेकिन एक ना एक वक्त आएगा वो रिएक्ट हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड बना लेगा, जिसको हम कहते हैं आयरन रस्ट हो गया, रस्टिंग हो गई है आयरन की, जंग लग गया आयरन को। लेकिन अगर मैं गोल्ड मेटल को पानी में डाल के रख दूं तो क्या गोल्ड रिएक्ट कर जाएगा? नहीं करेगा। जैसा गोल्ड है वो ऐसे ही रहेगा, वो 1000 साल तक वैसे ही रहेगा। वो जो ट्रेजर मिलते हैं, पानी के अंदर से मिलते हैं, जमीन के अंदर से मिलते हैं, तो जो गोल्ड जिस फॉर्म में हजारों साल पहले था अभी भी उसी फॉर्म में मिल जाता है वो। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहा, उसकी रिएक्टिविटी इतनी कम है कि वो रिएक्ट ही नहीं करता। और जब वो रिएक्ट नहीं करता तो इसलिए हमने उसको एज अ करेंसी यूज करना शुरू कर दिया, इसलिए गोल्ड जो है वो महंगा होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, अगर आयरन को, आयरन भी मेटल है ना, आयरन को अगर तो आप पानी में डालोगे तो हजारों साल क्या, आप एक महीने बाद जब उसको देखोगे तो वो बुरी तरह जंग खा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हसन। अगर मैं सीजियम मेटल का रिएक्शन पूछूंगा तो क्योंकि वो ग्रुप वन का मेटल है तो उसका भी रिएक्शन पोटेशियम की ही तरह होगा, पोटेशियम भी ग्रुप वन का मेटल है ना, तो वो भी पूछ सकता है, वो भी पूछेगा क्वेश्चन में। अच्छा, व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम? एज पर दी रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्या एल्यूमिनियम को रिएक्ट नहीं करना चाहिए वाटर के साथ? अगर उससे लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्ट कर रहे हैं स्टीम के साथ, तो एल्यूमिनियम क्यों नहीं कर रहा? एल्यूमिनियम को भी करना चाहिए। तो एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करता है, लेकिन एल्यूमिनियम के रिएक्ट ना करने की वजह ना उसके सरफेस पे बनी ऑक्साइड लेयर होती है। अगर मैं एल्यूमिनियम को वाटर में डालता हूँ ना, तो एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि उसके सरफेस पे ऑक्साइड लेयर बनी हुई होती है। अभी मैं समझाता हूँ उसका क्या मतलब है। इसका मतलब है, पहले मुझे बताओ, यहाँ तक लिख लिया है सबने? आगे बढ़े फिर। देखो, हमारे पास जो एल्यूमिनियम मेटल है ना, या किसी भी मेटल की बात करें, जैसे ये आयरन है, तो आयरन मेटल के जो सरफेस पे आयरन के एटम्स होंगे ना, सरफेस पे क्या मतलब, जो एक्सपोज टू एयर है। देखो, एयर में होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन गैस जो होती है ना वो हर मेटल से रिएक्ट करती है। जैसे आयरन है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, Fe2O3। तो हर मेटल के सरफेस पे उसकी ऑक्साइड लेयर बनी हुई होती है। जैसे आयरन, अगर आपके पास कहीं पे कोई आयरन रखा हुआ है ना, तो उसके सरफेस पे एक ऑक्साइड लेयर बनी हुई होगी, आयरन ऑक्साइड की, विच इज Fe2O3। इसी तरह अगर आपके पास लेट से कोई और मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो मैग्नीशियम मेटल के सरफेस पे जो मैग्नीशियम के एटम्स हैं वो एयर
में जो ऑक्सीजन है उनके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड लेयर बना के बैठे हुए होंगे, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। देखो हमारे पास इसके सरफेस पे एक लेयर बनी हुई होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब होता क्या है कि जब आयरन को हम वाटर में डालें या स्टीम में डालेंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर या स्टीम है वो इस लेयर में से पास कर जाता है और अंदर के जो आयरन के एटम्स है वो उनसे रिएक्ट करेगा। इसी तरह मैग्नीशियम मेटल के सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है। इसमें से भी वाटर के मॉलिक्यूल या कोई और किसी भी चीज के मॉलिक्यूल, जैसे हम यूजुअली एसिड के साथ भी रिएक्शन करवाते हैं ना इनका, तो वाटर या एसिड या फर्दर कोई ऑक्सीजन भी है तो वो भी अंदर चली जाएगी। लेकिन एल्यूमिनियम मेटल में एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि एल्यूमिनियम के भी एटम्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जो एल्यूमिनियम के सरफेस पे एटम्स है ना, जब वो रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो उसकी सरफेस पे भी एक ऑक्साइड लेयर बन जाती है जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर में और बाकी मेटल ऑक्साइड की लेयर में एक डिफरेंस है। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर है ना, ये होती है नॉन पोरस। नॉन पोरस मतलब इसके अंदर होल्स नहीं होते, या इसको हम इम्परमिएबल भी कहते हैं। इम्परमिएबल मतलब जो कि अपने अंदर से किसी चीज को पास नहीं होने देती। नॉन पोरस या इम्परमेबल विच डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू इट। मतलब एक बार जब सरफेस पे हमारे पास ये ऑक्साइड लेयर बन जाती है ना, तो फर्दर इस ऑक्साइड लेयर के अंदर कुछ भी नहीं जा सकता। ना फर्दर ऑक्सीजन अंदर जा सकती है, ना वाटर अंदर जा सकता है, ना कोई एसिड अंदर जा सकता है। ठीक है, हुजैफा क्या पूछ रहे हो? क्योंकि बेटा रामीन, ये लेयर जो होती है ना वो नॉन पोरस होती है या इम्परमिएबल होती है। मतलब इसके अंदर होल्स नहीं होते, जाके बाकी जो लेयर्स है ना, जैसे आयरन ऑक्साइड की लेयर है, इसमें से ऑक्सीजन अंदर, गैस अंदर जा सकती है, वाटर भी अंदर जा सकता है, कोई एसिड है जैसे HCl वो भी अंदर जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर में भी होल्स होते हैं जिसमें से ऑक्सीजन अंदर जा सकती है, अंदर वाले मैग्नीशियम एटम तक पहुंच जाएगी, वाटर भी जा सकता है और एसिड भी जा सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर में पोर्स नहीं होते, होल्स नहीं होते, तो इसमें कोई भी फर्दर ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती। ना तो ऑक्सीजन अंदर जा सकती है, ना वाटर अंदर जा सकता है, ना HCl कोई एसिड अंदर जा सकता है। इट डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू इट। सही है, इसीलिए जो अंदर के एल्यूमिनियम के एटम्स है फिर वो रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हमें लगता है एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं कर रहा। देखो आपके पास अगर आप अपने रूम में बाकी सारी परमेबल होती है रामी, सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इम्परमेबल होती है। अगर आप अपने रूम में जहां जहां आयरन है ना, जरा नजर दौड़ाओ और ढूंढो कि आयरन कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो आपको शायद जो आपकी चेयर है, चेयर की जो लेग्स हैं, अगर वो वुडन चेयर नहीं है तो आपको वो चेयर जो होगी वो आयरन की होगी। ठीक है, इसी तरह अगर कहीं विंडो, रामीन कुछ भी आयरन नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, होगा कुछ ना कुछ। जो आपकी विंडोज होती है ना, विंडोज के जो फ्रेम होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। तो विंडोज के फ्रेम देखे हैं आप लोगों ने? विंडो फ्रेम साइड में जो एल्यूमिनियम के फ्रेम होते हैं वो कभी भी जंग नहीं खाते, उन पे रस्टिंग नहीं होती है। उसका रीजन यही है क्योंकि उस पे जो है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है जो कि फर्दर ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देती। तो अंदर का जो एल्यूमिनियम मेटल है वो कभी भी रस्ट नहीं करता, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। सही है भाई। अच्छा, इसका क्वेश्चन ऐसे पूछता है वो, वाई, ये लिख लो अपने पास जल्दी से, वाई एल्यूमिनियम metal do not react with water। वाटर भी कह सकता है, स्टीम भी कह सकता है, या ऑक्सीजन भी कह सकता है, या फिर एसिड्स भी कह सकता है। किसी के साथ भी पूछ सकता है, सबका एक ही आंसर है।
डोर हैंडल्स बेटा ब्रास के होते हैं यूजुअली अब आपके पास पता नहीं कौन सी चीज का बना हुआ है, लेकिन यूजुअली डोर हैंडल्स या डोर नॉब्स होते हैं ना, वो ब्रास के होते हैं, जो कि एक एलॉय है कॉपर और जिंक का। और कॉपर अगेन इज अ वेरी लेस एक्टिव मेटल, इसलिए वो रस्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम मेटल हैज अ नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर on its surface which does not allow anything to pass through it. गैल्वनाइजेशन में हम लोग जिंक से करते हैं, गैल्वनाइजेशन एल्यूमिनियम से भी करते हैं, दोनों ही करते हैं। इसी में पढ़ेंगे मेटल्स में गैल्वनाइजेशन। ठीक है, इट हैज अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, बिल्कुल ये भी कह सकते हो, ये जो ऑक्साइड लेयर है ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर है। व्हेन व्हाई इट इज अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, बिकॉज इट इज नॉन पोरस विच डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू इट। तो इसको हम प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर भी कहते हैं। और ये प्रोटेक्टिव क्यों होती है? क्योंकि ये नॉन पोरस होती है। अच्छा, अब अगर मुझे एल्यूमिनियम मेटल को रिएक्ट करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगा? भाई इसके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर है उसको हटा दो, और फिर उसको एसिड या वाटर या कहीं किसी भी चीज में डाल दो। जैसे अगर आपके पास किसी एल्यूमिनियम मेटल को आपने उठाया, उस पर ऑक्साइड लेयर बनी हुई है ना, तो आप उसकी ऑक्साइड लेयर उतार दो। अब ऑक्साइड लेयर कैसे उतारेंगे? हम स्क्रैप कर देंगे, जैसे सैंड पेपर होता है ना, रेग मार्क, उससे रगड़ के हटा दो और फिर रिएक्ट करवा दो। या फिर आप जो है ना एल्यूमिनियम मेटल को क्रश करके पाउडर्ड एल्यूमिनियम बना दो। जब आप पाउडर्ड एल्यूमिनियम बना दोगे ना, तो अंदर के एल्यूमिनियम एटम भी एक्सपोज हो जाएंगे। अगर आप एल्यूमिनियम मेटल को रिएक्ट करवाना चाह रहे हो तो एल्यूमिनियम मेटल को हमें पाउडर्ड फॉर्म में लेना पड़ता है। बट इफ वी टेक पाउडर्ड एल्यूमिनियम, पाउडर्ड एल्यूमिनियम मतलब आप एल्यूमिनियम को क्रश कर दोगे और पाउडर फॉर्म में ले आओगे। इफ वी मेक पाउडर्ड एल्यूमिनियम मेटल, इट रिएक्ट्स। और जब एल्यूमिनियम वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बन जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस। बस। हाँ, बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं उनके सरफेस पे जो ऑक्साइड लेयर होती है वो आपकी पोरस होती है। जैसे कॉपर है ना, कॉपर के सरफेस पे भी पोरस ऑक्साइड लेयर होती है। गोल्ड के सरफेस पे तो बनती नहीं है ना ऑक्साइड लेयर, क्योंकि गोल्ड मेटल इतना लेस रिएक्टिव होता है कि वो रिएक्ट ही नहीं करता। अब ये नहीं समझना कि गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनियम जो है उनके सरफेस पे जो है वो नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर बनती है। बेसिकली बनती नहीं ऑक्साइड लेयर उनके सरफेस पे, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते। हसन बेटा क्या पूछ रहे हो, क्या बता रहा हूँ? इसके अलावा ये बता रहा हूँ ना कि किस तरह से रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को अगर रिएक्ट करवाना है वाटर के साथ, तो आपको एल्यूमिनियम को पाउडर्ड फॉर्म में लेना पड़ेगा। चले आगे। आगे बढ़े बच्चों, लिख लिया है सबने? इसी तरह मेटल्स के रिएक्शन ना एसिड्स के साथ भी होते हैं। अब मेटल्स के रिएक्शन एसिड के साथ आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए। मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है? सॉल्ट, वाटर और सॉरी, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है।
अच्छा जी, ये हमारे पास रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस विद डाइल्यूट एसिड्स। अच्छा, डाइल्यूट एसिड ही लेंगे हम। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। हमने एग्जाम्पल पे अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है। अगेन, पोटेशियम और सोडियम, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल। दे रिएक्ट विद एसिड एक्सप्लोसिवली टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखो ये इक्वेशन जो हमने बैलेंस की हुई है, यहाँ पे फ्रैक्शन में मोल्स लगाए हुए हैं, लेकिन हमने फ्रैक्शन से बैलेंसिंग नहीं की हुई है। अगर मैं इसको अपनी जैसे हम लोग बैलेंसिंग करते हैं वैसे बैलेंस करेंगे तो किस तरह से बैलेंस होगी? 2 मोल ऑफ पोटेशियम आ जाएगा, 2 मोल ऑफ HCl एंड 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। सिमिलरली सोडियम के लिए क्या होगा? सोडियम जब एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जो हमारे पास क्या कहते हैं सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड एस और हाइड्रोजन गैस। इसी तरह कैल्शियम रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव नहीं होगा बट फास्ट होगा। इसको हम कहते हैं कि इट रिएक्ट्स रीडली। रीडली मतलब रिएक्शन फास्ट है लेकिन एक्सप्लोसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है वो लेस एक्टिव है एज कम्पेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है। बिलाल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जैसे अगर हम ये मेटल को वाटर के साथ या मेटल्स को एसिड के साथ जब रिएक्ट करवा रहे हैं ना, जैसे आ, अभी हमें आगे पढ़ना भी है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही आगे हमने पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? जब हम किसी मेटल को, जैसे कैल्शियम मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हो या मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो हमारे पास वाटर के साथ एल्कली बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और एसिड के साथ सॉल्ट बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो बेसिकली कैल्शियम क्या कर रहा है? वो वाटर में से हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ले रहा है। इसी तरह एसिड में भी कैल्शियम HCl में से हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ले रहा है। तो किसी चीज को हटा के उसकी जगह ले लेना, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एंड सच अ टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी पढ़ा था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब हम पढ़ रहे थे, लेकिन ये अभी हम दोबारा पढ़ने वाले हैं डिटेल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो ये जितने भी रिएक्शन हम देख रहे हैं ना अभी, मेटल्स के वाटर के साथ और मेटल्स के एसिड्स के साथ, ये सारे टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। इसी तरह मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, वो रिएक्शन एक्सप्लोसिव नहीं होगा लेकिन इट इज रिलेटिवली फास्ट। मतलब ये आपके सामने सामने हो जाएगा। मैग्नीशियम मेटल को पानी में डालोगे ना तो वो रिएक्शन बहुत स्लो है, कुछ 10-12 घंटे ले लेगा होते होते। लेकिन अगर आप एसिड में डालोगे तो एसिड में थोड़ा जल्दी हो जाता है, सामने सामने हो जाएगा आपके, तो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट ना करने की वजह उसकी रिएक्टिविटी नहीं है, वो उसके सरफेस पे बनी ऑक्साइड लेयर है जो कि एसिड को अंदर पास नहीं होने दे रही। लेकिन अगर मुझे एल्यूमिनियम मेटल को रिएक्ट करवाना है एसिड के साथ, तो मैं किस तरह से रिएक्ट करवाऊंगा? मैं उसको पाउडर फॉर्म में ले लूंगा, तो फिर एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाएगा। मतलब एल्यूमिनियम को अगर मैं रिएक्ट करवा दूंगा पाउडर फॉर्म में लेके एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? सॉल्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरह जिंक मेटल भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। आयरन भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आयरन क्लोराइड है, लेड आ गया इसकी जगह पे, Fe है ये। सही है। इसी तरह आपका जो लेड मेटल है वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बताता हूँ डाइल्यूट एसिड की क्या कहानी है। अच्छा, अब हाइड्रोजन का तो रिएक्शन हमने देखना नहीं है ना, हाइड्रोजन मेटल ही नहीं है। लेड जो है वो स्लो रिएक्शन कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव मेटल है ना। व्हाट अबाउट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम इतने लेस रिएक्टिव मेटल हैं कि वो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। मतलब अगर आप कॉपर को डाइल्यूट एसिड में डालोगे ना तो देयर वोंट बी एनी रिएक्शन, फिर कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। सही है, ये बात याद रखनी है। आप सिल्वर मेटल को एसिड में डालोगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा क्योंकि सिल्वर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जी बिल्कुल हसन, आपको ये भी याद रखना है कि किसके साथ एक्सप्लोसिव है, किसके साथ रीडली रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ स्लो रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है।
अच्छा, अब ये जितने भी हम रिएक्शंस देख रहे हैं ना, ये सारे डाइल्यूट एसिड्स के साथ देख रहे हैं। क्या कंसंट्रेटेड एसिड के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं? मतलब जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं मेटल्स, वो कंसंट्रेटेड के साथ तो करेंगे ही ना, ऑब्वियस बात है। लेकिन ये जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम है, क्या ये कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा? कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है कि एसिड की क्वांटिटी ज्यादा हो और पानी कम हो। तो हाँ, कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं। गोल्ड भी कर जाता है, सिल्वर भी कर जाता है, कॉपर भी कर जाता है। प्लेटिनियम फिर मुश्किल है रिएक्ट करवाना, क्योंकि वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव है। लेकिन गोल्ड भी कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे हमारे पास ना, एक मैं वो देख रहा था वीडियो, उसमें इन्होंने क्या किया था, गोल्ड को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया था। जब गोल्ड को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, तो जो सॉल्ट बनता है वो बनता है गोल्ड नाइट्रेट। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये जो गोल्ड नाइट्रेट सॉल्ट बनता है, ये सॉल्युबल सॉल्ट होता है। और ये इसका जो कलर होता है ना गोल्ड नाइट्रेट का, वो थोड़ा सा लाइट पिंक कलर का होता है। इसको ना हम कहते हैं रॉयल वाटर। तो ये कोई जो कोई दुबई यूएई के कोई शेख थे, वो क्या कर रहे थे, अपने बाथ टब में बहुत सारा उन्होंने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भरा और उसमें ना बहुत सारी गोल्ड की बार डाल दी। ठीक है, अच्छा खासा गोल्ड डाल दिया, वो रिएक्ट करके क्या बना, गोल्ड नाइट्रेट। ठीक है, बट ही हैज टू इंश्योर कि सारा का सारा नाइट्रिक एसिड रिएक्ट होके खत्म हो जाए। क्योंकि अगर उसकी स्किन आपके साथ टच हो गई ना नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपकी स्किन जल जाएगी, क्योंकि वो कोरोसिव होता है। ठीक है, तो आपने गोल्ड जो है ना फिर एक्सेस में डालना है उसमें। मतलब आपने तो नहीं डालना, आपने तो बस सुननी है ये बात। तो जब आप गोल्ड एक्सेस में डालोगे तो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट होके खत्म हो जाएगा, और प्रोडक्ट में क्या होगा, गोल्ड नाइट्रेट। सही है, और उसको हम कहते हैं रॉयल वाटर। हसन, लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में कि एसिड कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, आपको ऐसे थोड़ी पता लगेगा। ठीक है अब्दुल्ला, बात समझ आई? हुजैफा, तो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम रिएक्ट कर सकते हैं। हम लोगों को ये जो रिएक्शन लिखे हुए ना, ये सिर्फ डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कभी कहे कि कंसंट्रेटेड एसिड है, तो फिर वो रिएक्ट करेगा। लेकिन यूजुअली क्वेश्चन में वो यही पूछेगा कि डाइल्यूट एसिड है, कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं कर रहा, तो कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा। मोस्टली कॉपर ही दिया हुआ होता है ऑप्शन में, तो कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा होता। सही है। हाँ हसन, इसमें ये सारी चीजें बेटा याद करनी है, और कोई हमारे पास तरीका है नहीं अभी। आगे बढ़े। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। मेटल्स की बचपन से ख्वाहिश क्या होती है, ये बता सकते हैं? मेटल जब छोटा था तो उसकी ख्वाहिश क्या थी? मेटल हमेशा से ऑक्सीडाइज होना चाहता है। क्योंकि मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, मेटल्स रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हर मेटल चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे। जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो देर से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। कुछ मेटल्स इतने लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, वो लूज ही नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटल्स होते हैं ना, वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, लेकिन वो रिएक्टिव मेटल। तो आपने एक बात याद रखनी है, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल्स ऑक्सीडाइजेस। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो लेस रिएक्टिव मेटल आइंस होते हैं, मतलब वो मेटल जो लेस रिएक्टिव होते हैं, उनके मेटल आइंस रिड्यूस होते हैं।
लेस रिएक्टिव मेटल आइन रिड्यूसेस। और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता ही है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है ना, मोर रिएक्टिव मेटल displaces less active metal ion from its solution। इस बात का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है कॉपर 2 सल्फेट का CuSO4 एक्वस फॉर्म में, ठीक है, इसमें जो कॉपर है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज होके बैठा हुआ है। इसमें आपने क्या करा, एक जिंक मेटल एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में जो कि ऑक्सीडाइज नहीं हुआ अभी, वो आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया। अब देखो मेटल जिंक जो है ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज देखूं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। तो जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हायर है कॉपर से। इट मीन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर मेरे पास एक कंटेनर में कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन है जिसमें कॉपर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, ये जो सोल्यूशन है वो कॉपर 2 सल्फेट है, इसमें कॉपर जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, इसके अंदर हमने क्या करा, एक जिंक मेटल की स्ट्रिप डाल, जिसके अंदर जिंक जो है ना वो जिंक एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में, जिंक ऑक्सीडाइज नहीं हुआ हुआ। अब जैसे ही जिंक जो है वो जिंक के एटम्स कॉपर आयंस को देखेंगे ना, तो जिंक की ना ईगो हर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिंक कहता है कि यार मैं मोर रिएक्टिव मेटल हूं, ऑक्सीडाइज तो मुझे होना चाहिए था। मोर रिएक्टिव मेटल तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है ना। जिंक कहेगा ये कॉपर आयन क्यों ऑक्सीडाइज होके बैठा हुआ है मेरे होते हुए, तो जिंक की ईगो हर्ट हो जाती है। जिंक कहता है कि ऑक्सीडाइज तो मुझे होना है, कॉपर आयन क्यों ऑक्सीडाइज हुआ हुआ है, तो जिंक जबरदस्ती अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखो जिंक ऐसे ही अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के हवा में नहीं फेंक सकता, वो तब तक अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा जब तक वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को गेन ना करवा दे। तो जिंक पता है क्या करेगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन्स ना फिर किसी को गेन करने पड़ेंगे। और वो कौन गेन करेगा, वो बेचारा कॉपर आयन गेन करेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस एक्टिव मेटल है, जिंक के एटम्स उसको पकड़ेंगे, जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे और कॉपर आयंस को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। मतलब कॉपर आयंस जो है वो कॉपर एटम्स बन जाएंगे, जो कि कॉपर मेटल बन गया सॉलिड फॉर्म में। और जिंक के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2 पॉजिटिव आयन बना लिया उसने। समझ आ रही है बात? तो जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव आयन जब बनेगा, अब सोल्यूशन में सल्फेट आयन भी तो है, अब जब जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनेगा तो फिर वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, और जो कॉपर आयंस थे वो कॉपर एटम बन गया। देखो कॉपर आयन सल्फेट आयन के साथ क्यों थे, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव था और सल्फेट 2 नेगेटिव है। लेकिन जब कॉपर 2 पॉजिटिव ही नहीं रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कॉपर एटम बन जाएगा, तो सल्फेट क्यों अट्रैक्ट करेगा इसको, सल्फेट तो भगा देगा इसको अपने पास से। और जो जिंक है वो 2 पॉजिटिव आयन बना, तो जिंक सल्फेट को बोलेगा देखो अब मैं 2 पॉजिटिव आयन बन गया, मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, मेरे साथ अट्रैक्शन करो। तो बेसिकली जिंक ने करा क्या, जिंक कॉपर सल्फेट के पास गया, उसने कॉपर को हटाया और उसकी जगह पे खुद लग गया। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करा और उसकी जगह पे लग गया। लेकिन जिंक क्यों कर पा रहा है कॉपर को डिस्प्लेस, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है, और जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके। लेकिन उसकी वजह से जो लेस रिएक्टिव मेटल आइन है, जो इस केस में कॉपर आइन है, वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो लेस रिएक्टिव मेटल का जो आइन है, जो कि इस केस में कॉपर है, वो रिड्यूस हो जाएगा। और जिंक जो कि मोर रिएक्टिव मेटल है, वो ऑक्सीडाइज होके लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेगा।
ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर जो बना एलिमेंटल फॉर्म में, वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा। जिंक सल्फेट अगेन एक एक्वस सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट है। और जो जिंक स्ट्रिप आपने डाली थी वो सॉलिड फॉर्म में डाली थी। जिंक के एटम जो है वो जिंक स्ट्रिप से निकल के आयन बन के सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएंगे, और कॉपर आयन जो है वो कॉपर स्ट्रिप पे कॉपर मेटल बन के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं इनके रिएक्शंस अलग अलग देखूं ना, तो कॉपर टू पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो कॉपर मेटम बन गया। तो कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से क्या हो गई? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 होना, इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो कॉपर आइंस क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गए। और जो जिंक के एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रहे हैं? जिंक 2 पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या हो गई है? 2 पॉजिटिव, जो कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। सही है। बिल्कुल। कंक्लूजन ये है कि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। क्या लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है? नो। ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर मेटल है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता। गॉट इट? अच्छा, अब इस सोल्यूशन में पता है क्या दिख रहा होगा? देखो यहाँ पे हमने जैसे जिंक की स्ट्रिप डाली है ना कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन में, तो इसमें जो जिंक के एटम्स हैं वो ऑक्सीडाइज होके इलेक्ट्रोलाइट मतलब कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन में बाहर आ जाएंगे। पहले इसमें कॉपर टू पॉजिटिव आइन था, और ये जो सोल्यूशन का कलर था ये ब्लू कलर था। और सोल्यूशन का कलर ब्लू क्यों है? क्योंकि ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर आपको याद रखना है, वो ब्लू कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव आइन। लेकिन जैसे जैसे जिंक के एटम्स निकल के ऑक्सीडाइज होके सोल्यूशन में आएंगे, कॉपर आइंस जो है वो रिड्यूस होके कॉपर एटम बन जाएगा, और वो जिंक स्ट्रिप के आसपास इस तरह से डिपॉजिट हो जाएगा। कॉपर मेटल का जो कलर होता है ना, वो पिंक कलर का दिखता है। वैसे तो ये आपको देखने में ब्राउन दिख रहा है, इसके कलर कभी कभार क्वेश्चन में पिंक लिखा हुआ होता है, कभी कभार ब्राउन लिखा हुआ होता है, आपको दोनों ही याद रखना है। यूजुअली अब रिसेंट ईयर्स में वो पिंक कलर लिख रहा है कॉपर का। तो पिंक या ब्राउन सॉलिड ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड। और जो सोल्यूशन का कलर है वो ब्लू कलर कॉपर आइंस की वजह से था, लेकिन अब कॉपर आइंस तो खत्म हो रहा है ना सोल्यूशन से, वो कॉपर एटम्स बन रहे हैं। तो सोल्यूशन का कलर जो होगा वो ब्लू से क्या होना शुरू हो जाएगा? कलरलेस, जिसको हम कहते हैं कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स। फेड हो रहा है मतलब ब्लू से कलरलेस हो रहा है। Bilal, yes, as we go up the series, oxidation is favored. Yes, because metals up the series are more reactive, so they lose electrons more readily. कॉपर टू पॉजिटिव आयन की वजह से सोल्यूशन ब्लू था। जब सोल्यूशन में कॉपर टू पॉजिटिव आयन होते हैं तो सोल्यूशन का कलर ब्लू होता है, लेकिन जब कॉपर मेटल की बात करोगे ना एलिमेंटल फॉर्म में, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, तो उसका कलर जो होता है वो पिंक होता है। कॉपर मेटल का कलर पिंक है, और कॉपर आइंस का कलर सोल्यूशन में ब्लू है। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, इट हैज नो कलर। ठीक है जी। तो इस रिएक्शन में आपको जो ऑब्जर्वेशन दिखेगी वो ये दिखेगी, ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस टू कलरलेस, पहली ऑब्जर्वेशन। और दूसरी क्या दिखेगी? जिंक रॉड ग्रेजुअली डिसॉल्व्स। जिंक जो है वो निकल रहा है ना, आयनिक फॉर्म में आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता जिंक रॉड डिसॉल्व हो जाएगी, और पिंक डिपॉजिट ऑफ कॉपर आर सीन। यही काम अगर हम उल्टा करें ना, मतलब जिंक सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर की स्ट्रिप डालें, तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो आपका मोर रिएक्टिव है ना। तो क्या कॉपर जिंक आइंस को रिड्यूस करवा सकता है? मतलब अगर मैं जिंक सल्फेट में कॉपर डालूं, तो क्या कॉपर जाके जिंक को हटा सकता है? नहीं हटा सकता, इसलिए नो रिएक्शन। तो वो जो स्ट्रिप कॉपर की स्ट्रिप अगर हम जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, स्ट्रिप ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी। ठीक है भाई, समझ आई बात यहाँ तक?
चलो जा सकते हो अभी आप लोग। चैप्टर बस ये छोटा सा ही है, ऑलमोस्ट खत्म है। तो हम कमिंग क्लास में जो है ना इसके पास पेपर्स करेंगे, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स नया चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे। अब्दुल्ला नो रिएक्शन इसलिए क्योंकि अगर आप कॉपर को जिंक सल्फेट में डालोगे तो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है ना देन जिंक। तो क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक से नीचे है, मतलब कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को कर। चलो जा सकते हो अभी आप तो, खुदा हाफिज।